चलिए दोस्तों, अब हम पेपर नंबर 504 की बात करते हैं। तो इसके अंदर देखिए बेसिकली सारा जो है वो हमारी बायो से रिलेटेड ही है। जैसे मैंने इस पे थायराइड को उठाया है, थायराइड पे यौगिक प्रभाव की तक हम इसकी चर्चा करेंगे। देखो इसमें डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ डायग्राम के नंबर अलग फिक्स होते हैं। तो थायराइड कार्टेज हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, और ये वाइंड पाइप हो गई, हमारे गले में होती है ये। और ये पैराथायराइड ग्लैंड होती है। देखो गले की जो भारी परत होती है ना, ये उस साइड पाई जाती है, ये गले के बिल्कुल अंदर सेंटर में नहीं होती है। इस तरीके से इसकी संरचना होती है। तो अभी हम बात करते हैं इस पर यौगिक प्रभाव के बारे में। तो ये है षटकर्म का प्रभाव। देखो जो धोती होती है, तो धोती में क्या क्या हो गया? वमन, दंड, जीवाशोधन, थायराइड, पैराथायराइड, नेति, त्राटक, पिट्यूटराइड को प्रभावित करने के कारण ये सब थायराइड को प्रभावित करते हैं। हम ये सब चीज़ें अच्छे से इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि हम डायरेक्ट एग्जाम में इसको थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के लिखें, इसलिए हम सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक कवर करने वाले हैं। उसके बाद है आसन। देखो हमने षटकर्म का प्रभाव पढ़ लिया, अब हम करेंगे आसन। तो ऐसे जो भी आसन जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे गले पर हो रहा है, जैसे देखो विपरीत करनी, ठीक है। सर्वांग आसन जब आप करते हो तो भी आपके गले पे इफेक्ट होता है। शीर्षासन आप करते हो तो सीधा आपका हेड नीचे होता है, तो वो भी गले पे इफेक्ट करता है। हलासन, हलासन में भी क्या होता है? पूरा प्रेशर आपके पैरों का जब आप उल्टा करते हैं तो आपके दोनों शोल्डर और आपके गर्दन पे आता है। पद्म सर्वांगासन, इसमें जब आप सर्वांगासन पैर ऊपर करके और फिर उसमें पद्मासना लगाते हैं तो वो पद्म सर्वांगासन होता है। ऐसे ही शलभासन है। भुजंगासन पे भी आप गर्दन एकदम ऊपर की तरफ करके देखते हैं। सिंहासन में होता है जिसमें आप लॉयन की तरह पोज करते हैं और दहाड़ मारते हैं, तो वो भी पूरा गले को खोलता है, पूरा तनाव गले पर आता है। मत्स्यासन में भी आप जब मत्स्य जो पोज करते हैं, आप जानते होंगे, जब आप गर्दन को उठा के पीछे की तरफ रखते हैं तो पूरी आपकी अच्छे से आपके जो गर्दन की मसल्स है उन पर इफेक्ट पड़ता है। तो जो भी आसन आपके गर्दन पर इफ़ेक्ट डालते हैं वो सभी आसन आपको इसमें लिखने हैं, जैसे थायराइड और पैराथायराइड को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है हलासन। देखो हलासन का आप चित्र बना लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अब क्या होता है हलासन में? थायरॉक्सिन, आयोडीन प्लस एमिनो एसिड। देखो जब भी हम थायराइड की दवाई लेते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें आर्टिफिशियल जो होता है ना, एक तो आयोडीन और एक एमिनो एसिड होता है ना। आर्टिफिशियल आपको थायरॉक्सिन हार्मोन दिया जाता है। जब आपका खुद की ग्रंथियाँ वो कार्य नहीं कर पाती तो आपको आर्टिफिशियल तरीके से उसे लेना पड़ता है। इसमें क्या होता है? अगर किसी को ये हो जाता है तो ऑक्सीजन की खपत को ये नियंत्रित करता है, उसके गले को साफ रखता है, विश्राम उसको करना चाहिए, मकरासना करना चाहिए, श्वास नली में शिथिलता देनी चाहिए, ठीक है। ये हलासन आप इस तरीके से करिए। फिर है प्राणायाम। देखो प्राणायाम पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक होता है जब आप लेफ्ट नोस्ट्रल से लेते हो, कुंभक होता है होल्ड करना, और रेचक होता है राइट से उसे निकाल देना। तो वैज्ञानिक तरीके से करने की क्रिया होता है। सूक्ष्म स्थूल दोनों तलों पर उज्जाई, कपालभाति, भ्रस्त्रिका, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, ये जितने भी आपको पता होंगे प्राणायाम वो आप इसमें लिख देना, क्योंकि ये सभी प्राणायाम परोक्ष रूप से आपकी ग्रंथि को प्रभावित करते हैं। भ्रामरी शरीर के ऊतकों को स्वस्थ रखने की गति को बढ़ाता है। तो जितने भी प्राणायाम आप जानते हो आप इसमें लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बंधों का प्रभाव। बंध क्या होते हैं? जालंधर बंध होते हैं, ठीक है। और जालंधर बंध आप जानते ही होंगे ना, जिसमें आप ऐसे सांस लेते हैं और फिर अपनी ठुड्डी को अपने मतलब जो आपकी ये चिन होती है इसको आप अपने गले से होल्ड करके पूरे ब्रीथ को होल्ड करते हो, जालंधर बांध होता है। थायराइड में असंतुलन से आपके बोनापन और मिक्सिडिमा रोग हो जाता है, तो ये बंध आपको डालने हैं। देखो आपने सबसे पहले षटकर्म डाल दिया, आसन डाल दिया है, उसके बाद आपने हलासन बता दिया, फिर प्राणायाम आप बता दो, उसके बाद आप बंध बता दो। जालंधर बंध बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। जालंधर बंध वही श्वास नली बंध, कंठ प्रदेश पर दबाव, यही थायराइड ग्लैंड को सक्रिय करता है। थायराइड में असंतुलन से बोनापन और मिक्सिडेमा रोग होता है। योग निद्रा का प्रभाव। शरीर और मन मिलजुल कर कार्य करने का प्रशिक्षण। तो योग निद्रा इसमें बहुत इफेक्टिव होती है। भक्ति योग, यम नियम, भावनाओं को दमन महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। अब हम थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो थायराइड ग्लैंड जो होती है ना, ये श्वास प्रणाली स्वर यंत्र के मध्य के तरफ दोनों तरफ स्थित होती है। इसका जो वेट होता है आप वो बता दीजिए, 25 से 40 ग्राम। देखो ये सब आप बताओगे तो मार्क्स आपको अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। वेस्क में थायराइड ग्रंथि का वजन होता है। थायराइड ग्रंथि के दोनों खंड उत्तक के ब्रिज की तरह जुड़े होते हैं, जिसे थाइमस कहते हैं। इसके कार्य बहुत सारे फॉलिकल आपस में जुड़े रहते हैं। फॉलिकल में गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे कोलाइड कहते हैं। कोलाइड में थायरोक्सिन हार्मोन रहता है। थायराइड हार्मोन T3 और T4 का निर्माण वे स्रावन करते हैं। 3 हार्मोन का निर्माण करते हैं, T3, T4 और TSH। इन तीनों में जब कोई ना कोई डिसबैलेंस हो जाता है ना तो फिर थायराइड की प्रॉब्लम होने लग जाती है ना। फिर है विकास वृद्धि प्रभावित, शारीरिक भार नियंत्रण, मूत्र का निर्माण, हृदय गति व श्वसन दर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और उपापचय संपन्न कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतःग्रहण को ये बढ़ाता है। तो ये इन तीनों हार्मोन्स का कार्य हो गया।
फिर T4 भी सेम होता है T3 के लिए, लेकिन थायराइड स्त्राव का लगभग 90% होता है। T3 शांत और अधिक सक्रिय होता है। ठीक है, अब ये आप पढ़ लो थायराइड स्रावण की कमी और शरीर पे इसके क्या। देखो थायराइड को बेसिकली आप समझोगे ना, तो जब थायराइड आपकी रिपोर्ट में कम होती है ना, तो उसका मतलब होता है अपोजिट, यानी कि आपका थायराइड लेवल बहुत ज़्यादा है। और आपकी रिपोर्ट में अगर वो लेवल ज़्यादा दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका थायराइड बनना ही बंद हो गया है। इस तरीके से होता है इसको। मैं अभी आपको और समझाऊंगी। जैसे अगर थायराइड अधिक हो रहा है तो उसको होगा हाइपर थायरॉइडिज्म। इस स्थिति में क्या होगा, उसको नेत्रोत्संधि यानी कि आंखों से कम दिखेगा, गलखंड की स्थिति हो जाएगी। रोगी की आंखें बड़ी बड़ी बाहर की तरफ निकल आती हैं, त्वचा बहुत मुलायम हो जाती है, नमी वाली। उसको बहुत अधिक गर्मी लगती है, भूख ज़्यादा लगती है, लेकिन उसका वेट बहुत कम हो जाता है ना। अंगुली में कंपन रहता है, पूरा हाथ उसका कप कप मतलब कंपन नजर आता है हाथ में। हृदय गति भी तीव्र होती है और उसको आयोडीन की कमी हो जाती है। तो आपको नमक भी खाएं इसमें। अब देखो, अगर आपको थायराइड की कमी हो रही है तो वो हाइपोथायराइडिज्म में होगा, आप मोटे होने लगोगे। देखा, इसका असर उल्टा होता है। अगर थायराइड की कमी आ रही है तो आप हाइपोथायराइडिज्म में चले गए। मतलब अगर आप जैसे कंसीव वगैरह करते हो उसमें प्रॉब्लम आती है, जड़ मानवता होती है, कंकाली वृद्धि रुकना, पेट बाहर निकल जाता है, मांसपेशी कमजोर हो जाती है, दांत देरी से आता है, त्वचा पीली सूखी नम, वजन बढ़ जाता है, मासिक स्राव अधिक होता है और याददाश्त कम हो जाती है। उसके बाद है पैराथायराइड। अब देखो, पैराथायराइड क्या होता है, मसूर के दाने के आकार की 4 ग्रंथियाँ होती हैं, पीली भूरे रंग की, पोस्टीरियर सतह की होती है, 3 से 4 mm व्यास की। ये क्या करती है, रक्त में जो कैल्शियम की अधिकता और जो कमी होती है ना, उस पर नियंत्रण का कार्य करती है। अस्थि, किडनी, आंत को ये प्रभावित करती है। कैल्शियम को रक्त में अस्थि से खींचना, कैल्शियम को पेशाब में बहने से रोकना, फास्फोरस बहने से रोकना, विटामिन डी बनाना। अधिकता, गुर्दे में पथरी, रक्त में फास्फोरस बढ़ना, कैल्शियम की अधिक मात्रा, स्फूर्ति कम। इसकी कमी से क्या होता है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम होती है, टिटेनी रोग, पेशी कड़ापन और हृदय गति बढ़ना, बुखार और पेशाब का आना। ठीक है, ये सभी इसकी कमी है। देखो, रक्त में अगर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी तो आपको कौन कौन से रोग होंगे ये याद कर लो। एक तो आपकी हृदय गति बढ़ जाएगी, पेशाब आपको कम आएगा, टिटेनी रोग हो जाएगा, ठीक है, और पेशियाँ जो होगी ना उनमें कड़कपन आ जाएगा। और अगर अधिकता हो गई तो आपको पथरी की प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो, डायग्राम के नंबर अलग से मिलते हैं, तो वो डायग्राम आप अपने हिसाब से अच्छा बना लेना। मेरे थोड़ा ऐसे ही बनता है, मैं इसी तरीके से देखती हूँ। आप अगर अच्छा बना पाएँ तो आप अच्छा बना लेना। तो वह सभी भौतिक क्रियाएं जिसके फलस्वरूप आहार शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है, जो अंग इन क्रियाओं में बनाया जाता है, भाग लेते हैं पाचन अंग, तो जो संस्थान के अंतर्गत क्रिया करते हैं वो पाचन संस्थान कहलाते हैं। तो उनमें क्या क्या आते हैं, दांत और जीभ, कंठ, भोजन नलिका, अमाशय, बढ़ियान। ठीक है, दांत और जीभ तो आपको पता ही है, बाल्यावस्था से 20, युवावस्था में 32 होते हैं। इनमें सबसे कठोर एनिमल का लेप होता है। जब भी आप अपने दांत की सफाई नहीं करते, कोई भी तीखा नुकीला पदार्थ खाते हैं तो वो एनिमल नष्ट हो जाता है। फिर जो हम कहते हैं ना, ठंडा पानी लग रहा है, गर्म पानी लग रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, वो सारी प्रॉब्लम शुरू होने लग जाती है। फिर है जीभ। मुंह में भोजन चलाने का कार्य जीभ द्वारा होता है। भोजन चबाने से दांत के पास मतलब दांत का सफाई निकलना, ये सब कार्य जीभ का है। और लार ग्रंथि जो है उसके दांत की लार ग्रंथि प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर तक लार स्रावित करती है। देखो, फिर ये डायग्राम मैंने बनाया था, ये मुंह हो गया, ये सलाइवा ग्रंथि हो गई, ये आपकी भोजन नलिका हो गई, इसमें ये लीवर हो गया, ये गॉल ब्लैडर हो गया, ये पेट हो गया, ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत, ये गुदा मार्ग और ये रेक्टम। मैंने बस इतना ईजी किया है। और जब भी आप डायग्राम करते हैं ना, तो आपको यही सारी चीज़ें डिस्क्राइब करके लिखनी होती है। तो यही सब मैंने डिस्क्राइब कर दिया। फिर है कंठ। कंठ कितना लंबा होता है, देखो 10 इंच लंबा, 1 इंच व्यास वाली भोजन नलिका लचीली होती है। ठीक है, इसमें एक ढक्कन होता है, आहार लेने पर बंद, ताकि श्वास नलिका में ना चला जाए। उसके बाद अमावस्या। 9 इंच लंबी थैले के आकार की 1 से 1.5 लीटर भोजन सामग्री, आप भोजन आने पर ये फैल जाती है। 4 से 5 घंटे भोजन इसी में पड़ा रहता है, पता है। और फिर आंशिक पाचन हो जाता है, फिर लुगदी छोटी आंत में चली जाती है, फिर अमावस्या खाली हो जाता है। फिर छोटी आंत। पाचन की दृष्टि से छोटी आंत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नाम छोटा है लेकिन काम सबसे बड़ा इसी का है। लीवर से आने वाली पित्त, पैनिक्रिया से आने वाले पैनिक्रियाज स्राव इसी में आकर गिरते हैं। इसमें प्रोटीन कार्बोज का पाचन होता है। तीक्ष्ण तीखा अम्लीय पदार्थ पक्वाशय की झिल्ली पर घातक प्रभाव डालता है, अल्सर हो जाता है। तौलिया रोए के समान लाखों में विशेष रचना होती है जो आंतों की सफाई को बढ़ा देती है। फिर बड़ी आंत। अंगुली के समान रचना आंतों का संक्रमण होने से रोकती है, कभी कभी खुद भी संक्रमित हो जाती है। अपेंडिक्स का दर्द उठता है, तीव्र वेदना उत्पन्न होती है। बड़ी आंत पर अमावस्या टिका होता है, खाते ही दबाव पड़ता है, मल त्याग की इच्छा होती है। इसका अंतिभाग मलाशय, वहाँ से मल है ना, जल अनुशुद्ध होता है और CO2 सल्फर डाइऑक्साइड अमोनिया बनती है। और ज़्यादा समय तक रहने से शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। बार बार विरेचक पदार्थों का सेवन करने अच्छे जीवाणु जो होते हैं ना, विटामिन B वगैरह नष्ट हो जाते हैं और रोग उत्पन्न होते हैं।
चलो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करते हैं कोशिका। कोशिका क्या होती है, देखो मैंने कहा था डायग्राम, आप डायग्राम अपने हिसाब से बनाओ जो आप वहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने बनाया केंद्रक, वो केंद्रक किसके अंदर रहता है, एक बड़ी सी कोशिका झिल्ली के अंदर रहता है, और उसके अंदर क्या लिक्विड भरा होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका। फिर राइबोसोम कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य कहाँ होता है, लाइसोसोम कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, गोल्गी। अब हम केंद्रक में इन सबको डिस्क्राइब करेंगे। कोशिका झिल्ली कोशिका की बाहरी परत है, इसमें कोशिका द्रव्य और कोशिकांग पाया जाता है। प्रोटीन व लिपिड से बनी होती है। यह अंदरूनी और बाहरी परत पर लिपिड कण विभिन्न पदार्थों के परिवहन में मदद करती है। उसके बाद केंद्रक कोशिकाओं का मुख्य नियंत्रक मार्गदर्शन करता है। झिल्लीदार परत से घिरा होता है, डीएनए की रक्षा करता है। अंदर जीन में डीएनए पाया जाता है। अंतःप्रद्रवी जालिका झिल्लीदार संरचना होती है। नलिकाएं और पुटिकाएं होती हैं, इनमें पदार्थ इसके माध्यम से आसानी से घूम सकते हैं और अणुओं को गंतव्य तक पहुंचाते हैं। फिर राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं और आरएनए से भरपूर रहता है। समस्त कोशिका का 60% इन्हीं में रहता है। प्रोटीन फैक्टर कहते हैं मेम्ब्रेन्स, डाइजेस्टिव एंजाइम और डाइजेस्टिव मटेरियल और राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम आप बता देना, प्रोटीन फैक्टर इसी को कहते हैं। देखिए उसके बाद आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया श्वास क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, संचित करते हैं। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। संख्या व आकार में परिवर्तन होता है। ये बाहरी परत हो गई, ये इसमें इनर मेम्ब्रेन्स हो गए, ये क्या लिखा था मैंने, मैट्रिक्स। फिर है लाइसोसोम, कोशिका से आने वाले पदार्थ का पाचन करते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आरएनए, डीएनए, वसा, न्यूक्लिक एसिड, बड़े बड़े अणुओं को छोटे में खंडित करना, आत्महत्या की थैली, जीवाणु भक्षण इसका अद्भुत विलक्षण प्रक्रिया। गोल्गी का पदार्थों का संश्लेषण, भंडारण व स्त्रवण करना इनका प्रमुख कार्य होता है। इसमें लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। कोशिका की केंद्र के समीप स्थित है। आकृति, आकार समस्त कोशिका की सक्रियता के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, तो ये आप बता देना। देखो उत्तक क्या होती है, समान रचना और समान कार्यों वाली जो कोशिकाएं होती है ना, उनके समूह को उत्तक कहते हैं। बहुत से उत्तक मिलकर शरीर के अंगों, अमावस्या, गुर्दे, यकृत, मस्तिष्क आदि का निर्माण करते हैं। विभिन्न अंग मिलकर संस्थान जैसे कि नाक, स्वरयंत्र, श्वास प्रणाली का निर्माण करते हैं। O2 और CO2 आदान प्रदान करते हैं। संरचना, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक। उपकला उत्तक में सरल उपकला और मिश्रित, शरीर को ढकना, बाह्य रंग प्रदान करना, अनवरत परत, त्वचा, मुंह और अंदरूनी रक्तहीन फेफड़ों की इंद्रियां। संयोजी उत्तक में अवकाशी, वसीय, तंतुमय, जालीदार, रक्त उत्पादक, उपास्थि, लसिकामय, श्लेष्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, रक्त, अस्थि, उपास्थि, ये सब इसके अंदर आता है। अस्थि में क्या होता है, कैल्शियम व फास्फोरस के लवण भरे होते हैं। शरीर को आकार और प्रदान करने का काम अस्थि करती है। रक्त तो आप जानते ही हो। उपास्थि, नाक, कान और नाखून, त्वचा, मुलायम, ये सब तो ना, ये सब आपको लिखना पड़ेगा कि शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने वाली आधारशिला संयोजी उत्तक होती है। संयोजी उत्तक में 10 होते हैं। अवकाशी, वसी, तंतु में, जालीदार, रक्त उत्पादक, उपास्थि, लसिकामय, श्लेष्मा। फिर है पेशी, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी, तंत्रिका, कोशिकाएं और प्रवर्धक, अक्षि तंतु, पार्श्व तंतु। अब चलो हम बता देते हैं इनमें यौगिक प्रभाव क्या क्या होते हैं। जैसे आसन, आप सर्वांगासन करते हो, शीर्षासन, हलासन, मयूरासन, भ्रामरिका। प्राणायाम में उड्डयन, जालंधर बंध, रक्त संवहन तंत्र। योग अभ्यास, योग शिक्षक द्वारा सीखना चाहिए और उनके सामने करना चाहिए। आईबीबी में योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। आसन आराम से, हृदय गति नहीं बढ़नी चाहिए। पद्मासन, वज्रासन, इनसे हृदय व रक्त संबंध पर कम से कम भार पड़ता है। फिर है तंत्रिका, तंत्र पर यौगिक प्रभाव। हठ योग प्राणायाम, आंखें बंद करके 50 से 60% संवेदना होती है, संवेदना कम हो जाती है। विचारों की संख्या में भी कमी आ जाती है और यही मन के अंदर जाने का एकमात्र साधन है श्वास और उसके बाद प्रश्वास। बड़े मस्तिष्क को इच्छानुसार काम करते हैं। तैरना, साइकिल चलाना, टाइपिंग का ध्यान न देते हुए कुछ भी काम कर सकते हैं। शुरू में ध्यान भले ही पेशियों में तन, जोड़ों में दर्द, संवेदना पर जाता हो, परंतु बाद में लघु मस्तिष्क के अनुसार सुचारू काम कर लेता है और धीरे धीरे तालमेल बैठा लेता है। उसके बाद क्या था, यौगिक दृष्टि से हर व्यक्ति को जो है ना मनो शारीरिक व्यवहार, बर्ताव और क्या होता है, ये श्वास चक्र, उसकी गति, पेट, छाती की हलचल, श्वसन का तरीका आदि पर प्रभाव पड़ता है। प्राणवायु इकट्ठा जमा करके नहीं रख सकते, जितनी आवश्यकता है उतनी ही वातावरण से वो लेता है। यह एक स्वतः प्रक्रिया है। किसी सीमा तक श्वास दीर्घ करना, रोकना, गति बढ़ाना, छाती, पेट, कोई भी एक या दोनों इच्छानुसार श्वसन का इस्तेमाल करना। प्राणवायु प्रदान करने के अलावा नाड़ी तंत्र की जागृति, सजगता, ध्यान में भी श्वास प्रणाली का योगदान है। श्वास व मन का नजदीकी संबंध है। श्वास बाई से लेकर दाई और श्वास प्रश्वास करते हैं, करीब एक नलिका बंद करके खुलती है। यह चक्र 1 से 4 घंटे तक चलता है। श्वसन प्राण व मन की पुल ब्रिज है। यह एक प्राण से जुड़ा रहता है, एक तंत्र से।